नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं 400 डेज जो कि चेतन भगत द्वारा लिखित बुक है का हिंदी में अनुवाद करते हुए ये पूरी बुक आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो में बने रहे और चलिए शुरू करते हैं बुक के साथ। मुझे इस बेवकूफ़ी भरी यूपीएससी परीक्षा में से नफरत है। मैंने टेबल पर अपनी पेन उछालते हुए कहा, मैंने पिछले वर्ष के जीके के पेपर से परीक्षा प्रश्न दोबारा पढ़ा। भारत के मानचित्र पर कुछ स्थानों का पता लगाया और उसके बारे में लिखा। काराकोरम रेंज, गढ़चिरौली, तवांग, मलकानगिरी, जैतापुर। हालांकि मैं भारत के मानचित्र पर किसी भी स्थान का पता नहीं लगा सका, मैं निश्चित रूप से ऐसा न कर सका। मेरे पेट में एक चुभन महसूस हो रही थी। इसने मुझे बताया कि मेरी यूपीएससी की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। यूपीएससी अर्थात आईपीएस परीक्षा के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक पहुंचने से पहले मेरे पास केवल 2 प्रयास शेष थे। आईपीएस अधिकारी बनने का मेरा सपना काराकोरम रेंज से बहकर मलकानगिरी और जैतापुर के बीच कहीं खो जाने वाला था। चाहे वह स्थान कहीं भी हो, चाय तैयार है, मेरी माँ ने लिविंग रूम से आवाज़ लगाई। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मैं एक छोटी जासूस एजेंसी चलाने के बजाय एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता था, जैसा कि मैं वर्तमान में कर रहा था। एक आईपीएस के रूप में मैं बहुत से अपराधों को सुलझा सकता हूं और समाज की मदद कर सकता हूं। समस्या यह है कि सिविल सेवाओं की कठिन यूपीएससी परीक्षा बड़प्पन की परवाह नहीं करती है, अर्थात वो ये नहीं देखती है कि किसी के अंदर कितना टैलेंट है, किसी के अंदर कितना कला भरा हुआ है। 10 लाख से अधिक लोग आवेदन करते हैं। उनमें से मेरे जैसे सामान्य श्रेणी के छात्र को अगर आईपीएस सीट चाहिए तो उन्हें टॉप 500 के रैंक के हासिल करनी होगी। यह पागलपन है। मैंने अपनी पाठ्यपुस्तक को दूर धकेलते हुए कहा, केशव चाय अब आ जाओ। मेरे पिता की विस्फोटक आवाज़ ने मुझे तुरंत खड़ा कर दिया। भारतीय पिताओं के बारे में कुछ तो बात है। जब वे आपको बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो आप हमेशा अत्यावश्यक होते हैं। मतलब वे आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैंने तुम्हें पहले फ़ोन किया था, मेरी माँ ने मुझे चाय का कप देते हुए कहा। क्षमा करें, मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा। मैं डाइनिंग टेबल पर प्लेट से पराले जी से बिस्किट लेने के लिए आगे झुका। तैयारी कैसी चल रही है? पापा ने कहा। अच्छा। मैंने धीमी गति से बिस्किट मुंह में लेते हुए कहा। उन्होंने कहा, अच्छा ही काफ़ी नहीं है, यह एक कठिन परीक्षा है, मेहनत करो। वाह, गहरी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहता था लेकिन कह न सका। माता पिता के साथ शांति से रहने का नियम है कि व्यंग यानी हंसी मजाक थोड़ा कम करें। मैंने सिर्फ सिर झुकाया। कुछ कहो, पापा ने कहा। उसे अकेला छोड़ दो राजपुरोहित जी, जो कि मेरे पिताजी हैं। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, माँ ने कहा। उसने मेरे पिता का प्याला दोबारा भर दिया और उसमें से 1 चम्मच चीनी मिला दी। उसने पिताजी को कप देते हुए कहा। मेरे पिता ने जवाब में बड़बड़ाते हुए कहा। यह मेरी माँ को धन्यवाद कहने का उनका सामान्य तरीका था। क्या हुआ है? पापा ने कहा। वह 29 साल का है। उसने कहा, वह अपनी करियर खुद तय कर सकते हैं। माँ ने कहा, अगर हमें हस्तक्षेप करना ही है तो हम उसकी शादी के बारे में मदद करनी चाहिए। अर्थात मतलब शादी के लिए मदद करनी चाहिए। नहीं धन्यवाद, मैं बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। जब पापा रिटायर हो गए तो मेरे माता पिता मेरे साथ रहने के लिए गुरुग्राम चले गए थे। मैंने सोचा शायद मेरी जीवन अस्त व्यस्त है और इसे ठीक करना उनके जीवन का सबसे बड़ा जुनून है। मेरे पिता मेरे करियर से खुश नहीं थे। मेरी माँ मेरी वैवाहिक स्थिति से खुश नहीं थी। मैं एक ही समय उन दोनों को अलग अलग तरीके से निराश करने में कामयाब था। उससे शादी कौन करेगा? मेरे पिताजी ने कहा। कोई नौकरी नहीं, पूरा दिन घर में बैठे रहना। सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी का दिखावा करते हुए अपना मूर्खतापूर्ण जासूसी व्यवसाय कर रहा है। राजपुरोहित जी, आप फिर से शुरुआत कर दी, मेरी माँ ने कहा।
तो आप उसे कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता। जब मेरे माता पिता मुझ पर अपमान करने के लिए अपना टेनिस मैच खेल रहे थे, मैं छः बिस्किट खा लिया। मैंने समय देखा, 5:30 बज रहे थे, उनकी शाम की सैर का समय। मुझे जल्दी ही छुट्टी मिलेगी राजपुरोहित जी, वो IIT गया, मेरी माँ कह रही थी। अपने बेटे के बारे में इतना छोटा मत सोचो, और कुछ अच्छे मामले सुलझाए हैं। उनका नाम भी अखबार में आया है। कई लड़कियां उससे शादी करना चाहती होगी, लेकिन उसे व्यवस्थित होने की ज़रूरत है ना, जिम्मेदार बने, आय का एक अच्छा नियमित स्रोत रखे। वह IPS के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या तुम नहीं कर रहे बेटा? माँ ने कहा। मैंने भोजन के बीच में रुकते हुए कहा, हाँ मैं हूँ। माँ 5:30 बज गए। ओह हाँ, उसने कहा। मेरे माता पिता खड़े हो गए। अब हम चलेंगे। सौरभ से कहो जब भी वह घर आए तो नाश्ता करे। मैंने रात के खाने में आलू मटर बनाया है। आइए राजपुरोहित जी। जब मैंने सामने का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो मैंने राहत की सांस ली। नमस्ते, मैं केशव राजपुरोहित हूँ। अगर मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए निराशजनक हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ या गुरुग्राम में, या जो भी नया नाम वे अगले सप्ताह इस जगह को दे सकते हैं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त सौरभ मेरे साथ रहता है। वह एक कंप्यूटर सुरक्षा कंपनी साइबर कैफ़े में काम करता है। मैं अलवर में पला बड़ा हूँ, जहाँ मेरे पिता पेशे से वकील और जुनून से एक समर्पित RSM पदाधिकारी थे। अब हम DLED गोल्फ कोर्स के पास आइकॉन नामक आवासीय भवन परिसर में अपने माता पिता के 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। मेरे पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ आ गया और यह फ्लैट खरीदा। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त और हमारी जासूस एजेंसी जेट डिटेक्टिव में पार्टनर सौरभ को भी हमारे साथ चलने के लिए कहा। घर का बना खाना और किराया मुफ्त जीवन के अपने फायदे थे, लेकिन वे LFK या लेट्स फिक्स के सब पैकेज के साथ आए थे। मेरे माता पिता मुझे बताते रहते कि मुझे कैसे करना चाहिए। एक, शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी, नौकरी कर लेनी चाहिए। तीसरा, अधिक लोगों से मिलना चाहिए। चौथी, इस जासूस कंपनी के व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास वैसे भी बहुत ही अधिक व्यवसाय है। अपने कमरे को साफ रखना चाहिए। अधिक बात करना चाहिए। जब मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, कम बात करना चाहिए। यह जो कुछ भी उन्हें उस दिन मेरे साथ गलत लगता। बिकॉज सौरभ हमेशा माता पिता से सहमत होता। मेरी माँ उसके लिए खीर और हलवा बनाती थी। वह LFK की आलोचना में शामिल हो जाता। मुझे जीवन के बारे में गंभीर होने के लिए कहता। टर्निंग पॉइंट। दरवाजे की घंटी ने बिकने वाले के आगमन का संकेत दिया। बहुत थक गया हूँ यार, सौरभ ने अपने लैपटॉप के डाइनिंग टेबल पर फेंकते हुए कहा। उसने अपनी टाई ढीली कर दी। आप जल्दी वापस आ गए, मैंने कहा। ऑफिस में कुछ नहीं हो रहा था सौरभ ने कहा। वह पानी लेने के लिए रसोई में चला गया। माँ ने कहा कि जंक फूड मत खाओ, उसने रात के खाने में आलू मटर बनाया है, मैंने कहा। पानी के बड़े घूंटों के बीच उसने कहा, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। मैंने उसे घूरते हुए देखा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, चाय, मैंने कहा था। 1/4 कप, उसने कहा। मैंने उसे थोड़ी सी चाय पिलाई और हम दोनों खाने की मेज टेबल पर बैठ गए। अंकल और आंटी कहाँ? सौरभ ने कहा। वे टहलने के लिए नीचे गए हैं। मुझे शांति थोड़ी देर तो मिल जाने दो। क्या हुआ? सौरभ ने कहा। एक और व्याख्या और क्या, शादी, आजीविका, एजेंसी बंद कर दो। वही पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, उनके साथ शामिल हो जाओ। एजेंसी के पास मामले नहीं है। आखिरी 2 महीने पहले एक छोटी सी चोरी हुई थी। इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। अपराध को भी
सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा, सौरभ ने कहा। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वैसे भी मैं अपनी खाली समय में आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। वह कैसा चल रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने आज एक मॉक पेपर दिया था ना, यह कैसे हुआ? मैंने इसे अभी तक चेक नहीं किया है, मैंने संकोच स्वर में कहा। मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि नंबर अच्छे नहीं आए होंगे, सौरभ ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं झटके से खड़ा हुआ और कुर्सी गिरते गिरते बची। हर कोई मेरे जीवन के पीछे क्यों पड़ा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने कहा था। सौरभ ने चाय खत्म की और कप टेबल पर रख दिया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता मेरा फ़ोन बजा। यह मेरी माँ थी, वह मुझे बुला रही थी। मैंने कहा था। सौरभ ने कंधे उचकाए और मैंने कॉल उठाया। हाँ माँ, क्या तुम नीचे आ सकते हो? गार्डन एरिया में। क्यों? मैंने हैरान होकर कहा। कोई तुमसे मिलना चाहती है, माँ ने कहा। कौन? बस नीचे आ जाओ, उसने कहा। लेकिन मिलने किससे? मैं ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं। मैं जिम शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट में था, जो घर के लिए मेरे सामान्य कपड़े थे। अगर तुम्हारी माँ ने कहा है नीचे आओ तो नीचे आओ। क्या यह इतना कठिन है? मेरे पिता की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। उसने मेरी माँ से फ़ोन ले लिया था। नहीं पापा, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। आइकॉन के विशाल उद्यान फुटबॉल मैदान के आधे आकार के थे। मैं शाम की सैर करने वालों के पास से गुजर रहा था, जो झूले, स्लाइड झूले और रेत के गड्ढे वाले खेल क्षेत्र में अपना दैनिक कदम गिनती के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। जहां बच्चे रेत के महल बना रहे थे, नौकरानियां और देखभाल करने वाली माताएं अपने नन्हे नन्हे बच्चों पर नजर रख रही थी। मेरे माता पिता खेल क्षेत्र के पास एक बेंच पर बैठे थे। जैसे ही मैं करीब गया, मैंने देखा कोई उनके साथ बैठा था। वह एक महिला थी, शायद 20 साल की होगी। मैंने सबसे पहले उसके आकर्षक रूप पर ध्यान दिया। उसका रंग गोरा गोरा, चिकनी त्वचा और भूरे बालों का झरना था। उसके ऊंचे गाल और भरे हुए होंठ दूर से ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सफ़ेद सलवार कमीज पहनी थी, जिस पर नीली कढ़ाई थी। क्या मेरे हताश माता पिता मुझे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे मेरी शादी कर रहे हैं? क्या वे एक मैच का सुझाव देने जा रहे थे? केशव आओ, मेरे पिता ने मुझ पर ध्यान दिया। आलिया से मिलो, मेरी माँ मुस्कुराई। वह टावर बी में रहती है, हमारे टावर सी के ठीक सामने। नमस्ते, आलिया ने अपना हाथ बताया। हाय, मैंने उसके हाथ को मिलाते हुए कहा। मैं अपने बाथरूम चप्पल और पुराने कॉलेज बनियान में एक बेवकूफ़ की तरह महसूस कर रहा था। आलिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वो लाजवाब थी। वह शायद एक मॉडल स्तर की खूबसूरत थी। उसकी भूरी आंखें हल्के भूरे और हरे रंग का मिश्रण उसकी सबसे आकर्षक विशेषता थी। आलिया ने कहा, आंटी, बस मुझे आपके बारे में बात बता रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ ने मेरे बारे में क्या कहा होगा। क्या उसने उसे बताया कि मैं कितना हारा हुआ व्यक्ति था? क्या उसने मेरी मार्केटिंग की थी? एक बार तो मुझे मेरे माता पिता की पसंद आ गई। सच में, मैंने कहा था। हमारे साथ बैठो केशव बेटा, मेरी माँ ने असामान्य रूप से मधुर स्वर में कहा। हम चारों बेंच पर एक पंक्ति में बैठ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे माता पिता मुझसे क्या करने की अपेक्षा करते थे। उससे चैट करें? टावर बी में कौन सा फ्लैट आपका है? मैंने खुद को बातचीत के लिए मजबूर करते हुए कहा। 16वीं मंजिल, अपार्टमेंट 1602। आपके बारे में क्या ख्याल है? हम टावर सी यूनिट 1703 में है, आपसे एक मंजिल ऊपर। मैंने हमारे अपार्टमेंट की ओर इशारा किया। हमारे ऊपर, हमारी बाईं ओर। मेरे माता पिता हम दोनों को घूरते रहे। इस दफा मैं बात नहीं कर सका। सौभाग्य से वह ऐसा कर सकी। आंटी ने मुझसे कहा था कि तुम जासूस हो। आलिया ने अपने माथे पर बालों को एक
गुच्छा हटाते हुए कहा। हाँ, मैंने कुछ मामले में पुलिस की मदद की है। मैंने कहा, वो IIT दिल्ली भी गया था। मेरी माँ ने बायोडाटा को तैयार करने के बिना किसी क्रम में कहा। अच्छा, उसने कहा, मुझे अपने जासूसी व्यवसाय के बारे में बताओ। आप दरअसल करते क्या हैं? सभी प्रकार के मामले, हालांकि अपराध जितना भी गंभीर हो उतना ही अच्छा होता है और अधिक मज़ा। मैंने कहा, मुस्कुराया। मज़ा? वह आश्चर्यचकित दिखी। माफ़ करें, मेरा मतलब था मैं उन चीज़ों को सबसे अधिक इंतज़ार करता हूँ। मेरे पिता ने कहा, यह एक जासूसी का काम सिर्फ एक शौक है। वो IPS की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम किया था। उसे ठीक से बताओ ना। कि सब। मैं मुस्कुराया और चुप रहा। उसने अपने हैंडबैग से एक छोटा सा डब्बा निकाला और उसे खोला। अंदर लड्डू थे। क्या तुम यह बनना चाहते हो? उसने कहा। धन्यवाद, मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले। क्या तुम यह खाना चाहते हो? उसने कहा। धन्यवाद, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लेते हुए कहा। माँ, हम पहले ही ले चुके हैं, माँ ने कहा। उसने स्वयं बनाया। वे अद्भुत है, माँ ने कहा। एक सुंदर लड़की जो बड़े नम्रता से बात कर रही थी, लड्डू बनाती है। भारतीय माता पिता के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। उस छोटे से टुकड़े को चखने के बाद मैं प्रशंसा में सिर हिलाया। आलिया ने कहा, और ले लो, मेरे पास बहुत है। उसने मुझे यह एक पूरा डब्बा ही दे दिया। स्वादिष्ट, मैंने काटते हुए कहा। वे केरल के भूरे चावल के लड्डू हैं। उसने कहा, जितना आप सोचते हैं उतना अस्वस्थ नहीं है। आप केरल से हैं? मेरे पिताजी ने कहा। किसी न किसी तरह वह हमेशा लोगों के गृहनगर या राज्य या धर्म या जाति में गहरी रुचि दिखाते हैं। मेरी माँ की तरफ मेरे पिताजी राजस्थान के राजपूत है। हालांकि मैं एक फौजी बच्चा हूँ। पूरे भारत में पले बढ़े राजपूत और राजस्थान शब्द की जिक्र आते ही मेरे माता पिता की आंखें चमक उठी। यदि यह उन पर निर्भर होता तो वह मेरी सगाई वहीं कर देते। तो तुम यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती हो? मेरी माँ ने कहा। इससे पहले कि आलिया जवाब दे पाती, एक छोटी बच्ची खेल के मैदान से उसकी ओर दौड़ती हुई आई। मम्मी मम्मी, उसने गाया और आलिया की गोद में कूद पड़ी। मेरे माता पिता के चेहरे उतर गए। उनके निराश भाव इतने मज़ेदार थे कि आप उन पर मीम्स बना सकते हैं। मैं जोर से हंसना चाहता था लेकिन खुद पर नियंत्रण रखा।